जी बेटे, मैंने आपको अभी तक जो काम किया उसके मुताबिक ये 4 इक्वेशन बनानी, मतलब मेन टारगेट आपने ज़हन में रखना है, वो 4 इक्वेशन बननी है। एक्स इज इक्वल टू 0 पे 2 आनी है, एक्स इज इक्वल टू ए पे 2 आनी है। तो आपके पास जो टोटल इक्वेशन 4 बनेंगे वो ये होंगे। इक्वेशन मैंने समराइज करके लिखा हुआ है कहीं। जी, ये वो पेज है, a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। पहली इक्वेशन जिसको 4 नंबर दिया हुआ है, आयोटा के a माइनस बी क्यू सी माइनस डी 7 नंबर दिया हुआ है। फिर इसमें 10 और 14 के अंदर वो जो k का चेंज आना था, 10 में आपको लेफ्ट साइड वाला जो k नजर आ रही है फेयर वेक्टर्स है, जो राइट साइड पे k नजर आ रहे हैं ये मैंने स्मॉल k लिखे हुए हैं, आप k डैश लिख लीजिएगा, यानी एक्सपोनेंशियल की जो पावर है वो और है। ठीक है, तो ये 4 इक्वेशन आगे। उसके बाद है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। नॉन ट्रिवियल की हम बात पहले भी कर चुके हैं कि वो सोल्यूशन जो एग्जिस्ट करता है, मतलब आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है, तो उसमें आप y की वैल्यू पुट करते हैं तो x आता जाएगा। मतलब दो वेरिएबल हो तो उनमें आप एक की वैल्यू पुट करते हैं, दूसरे के आंसर आता जाता है। इस तरह के सोल्यूशन कहते हैं नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, यानी एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। For non-trivial solution, the determinant of the coefficients of a, b, c, d should be equal to 0। ये इक्वेशन देखो कैसे बनी है। मैं इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर रहा हूँ ताकि आपको एक ही पेज पे नजर आए। जी, ये अब आपको सारा पूरे पेज पे नजर आ रहा होगा। इस पे आपने ए बी सी डी के कोफिशिएंट लिखने हैं। इक्वेशन नंबर 4 के अंदर जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं वो है a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस बी, यानी a का कोफिशिएंट भी 1 है, b का कोफिशिएंट भी 1 है, c का भी 1 है, d का भी 1 है। तो आपको इन इक्वेशन के अंदर जो मैंने डिटर्मिनेंट बनाया, आपको पहली लाइन के अंदर 1 1 1 1 ये 4 1 1 ही नजर आए। अब आप कहो कि a प्लस बी इज इक्वल सी प्लस डी है, तो सी प्लस डी जब इधर आएगा तो माइनस सी माइनस डी, तो ये होना चाहिए 1 1 माइनस 1 माइनस 1, वो भी ठीक है। अगर आप इन दो को लाते हो इधर तो वो दो माइनस हो आएंगे। और आपको पता है मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज में आप पूरे कॉलम से -1 कॉमन ले सकते हैं। आप तीसरे से माइनस कॉमन लोगे, चौथे से कॉमन लोगे तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सेम आंसर है। तो आप जस्ट ए बी सी डी के कोफिशिएंट लिख दो, पहली रो के अंदर इक्वेशन 4 के आ जाएंगे। और इक्वेशन 7 के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं लिखूं कोफिशिएंट्स, तो वो पहला आएगा एयोटा के, दूसरा आएगा माइनस एयोटा के। लेफ्ट साइड वाला एक एयोटा के, दूसरा माइनस एयोटा के। राइट साइड वाला क्या आएगा, क्यू माइनस क्यू, सी का कोफिशिएंट क्यू और डी का कोफिशिएंट माइनस क्यू। तो ये अब आप आसानी से देख सकते हैं, सेकंड रो के अंदर आपको ये 4 नजर आ जाएंगे। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 10 का कोफिशिएंट्स देखो, ए का क्या आएगा, ई रेज बाय उल्टा के, ई रेज पर माइनस उल्टा के, ए और बी के आगे, बाकी राइट साइड वाले। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 14, तो ये आपका एक मैट्रिक्स बन जाएगा। ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन ये होता है। अब अगर हम इसको एक्सपैंड करें, देखो बहुत डिफिकल्ट है कि अगर हम सारे को एक्सपैंड करें, आगे जो काम है वो मैथमेटिशियंस का है, वो कैसे करते हैं, हमने सिर्फ इसको फिजिकली इंटरप्रेट करना है। मैं इसका डायरेक्ट सोल्यूशन लिख रहा हूँ। द सोल्यूशन ऑफ द डिटर्मिनेंट इज, अब इसका जो सोल्यूशन है वो इस तरह का होगा, क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2k क्यूब और साइन हाइपरबोलिक क्यूब भी। अब ये हाइपरबोलिक कहाँ से आ गया, मैंने ऊपर आपको बताया था, ई की पावर जब आयोटा सार लिखा होता है तो साइन कॉज होते हैं, जब ई के पावर में आयोटा नहीं लिखा होता तो हाइपरबोलिक होते हैं। इससे क्यूबी वाले हाइपरबोलिक होंगे और के ए वाले ये सिंपल होंगे। तो देखो ना, यहाँ पे क्यूबी वाले के साथ हाइपरबोलिक आया हुआ, के वाले के साथ सिंपल साइन आया, फिर क्यूबी के साथ कॉज हाइपरबोलिक आया, दूसरे के साथ आया देते इज इक्वल टू कॉज ऑफ के ए प्लस बी। राइट साइड वाला जो के है ये स्मॉल के है, जिसको आपने के प्राइम कहना है। लेफ्ट साइड वाला सारे का सारा जो के आपको नजर आ रहा है ये सिंपल वेव वेक्टर है। इक्वेशन 15 ये बन जाएगी। उसके बाद कुछ इसी इक्वेशन को मजीद इंटरप्रेट किया हुआ, द रिजल्ट इज सिंप्लीफाइड इफ वी रिप्रेजेंट द पोटेंशियल बाय द पीरियोडिक डेल्टा फंक्शन ऑब्टेन्ड व्हेन वी पास थ्रू द लिमिट p इज इक्वल टू 0। p इज इक्वल टू 0 मतलब ये आपने वो जो रेक्टेंगल लेफ्ट वाली बनाई थी वो खत्म कर दो, ठीक है, या फिर उसमें खत्म, वही पास फॉर लिमिट b इज इक्वल टू 0 एंड u नॉट इज इक्वल टू इनफाइनाइट। u इज इक्वल टू u नॉट कब आया था, जब हमने 0 टू माइनस b वाला पोर्शन डिस्कस किया। अब जब आप कहते हो कि माइनस b वाला पोर्शन ही नहीं है तो फिर u नॉट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। In such a way that q square ab divided by 2 is equal to p, a finite quantity where k and k are two different wave vectors। तो ये क्वेश्चन में एक p वेक्टर इंट्रोड्यूस करा, q square ab over 2, क्यू स्क्वायर ए बी ओवर 2। ये ऊपर वाली इक्वेशन, इसको मजीद सिंप्लीफाई करके एक फैक्टर बनेगा क्यू स्क्वायर ए बी ओवर 2, इसका नाम पी रख दें, ये कोई एक फाइनाइट नंबर होगा।
फिर इक्वेशन में आपने पहली इक्वेशन ये बनाई थी यू नॉट माइनस सी एच का स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाय 2m। यू नॉट जब आपने इनफाइनाइट कर दिया तो फिर क्यू भी कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। ज़ाहिर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यू नॉट इनफाइनाइट है तो क्यू भी इनफाइनाइट हो जाएगा। और अगर क्यू इनफाइनाइट है तो इस इक्वेशन में ये एज इट इज आया यू नॉट माइनस ई की जगह पे ये रख दे इज इक्वल टू दिस, बट के इज अनअफेक्टेड। यानी क्यू अगर अनअफेक्टेड यानी क्यू की वैल्यू इनफाइनाइट किस वजह से हुई, यू नॉट की वजह से, तो इस के की वजह से तो नहीं हुई। भाई यू नॉट की वैल्यू इनफाइनाइट है तो क्यू इनफाइनाइट होगा। इसका मतलब है ये वाला फैक्टर हम इसमें कोई इतना अहम नहीं रोल प्ले कर, ये इसके अंदर नहीं है। अगर क्यू बहुत बड़ा हो के से, ठीक है, अगर क्यू मतलब के की वैल्यू यहाँ पे मैं 0 पुट कर देता हूँ तो फिर ये इनफाइनाइट तक जाएगा। अगर के क्यू की वैल्यू बहुत बड़ी हो, जब बहुत बड़ी होगी तो फिर कुछ वैल्यूज यहाँ पे चेंज होंगी। क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2k क्यू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2k क्यू के। अब देखिए यहाँ पे आपने लेट क्या किया, एक्चुअली हमने लेट किया कि k इज लेस देन q। जब k बहुत छोटा है तो उसकी स्केयर वाली पावर जो होती है वो खत्म हो जाती है। तो आप ऊपरी इक्वेशन के अंदर यहाँ पे k स्क्वायर वाली टर्म खत्म कर दें तो क्या बन जाएगा, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2q। यहाँ पे जीरो नहीं पुट करना क्योंकि सिंगल पावर है, डबल पावर को आप निगलेक्ट करें तो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2q ये आ गया ऐसे। क्यू के डिवाइडेड बाय 2q के, और साइन हाइपरबोलिक क्यू भी साइन ऑफ के। बाकी सारा मैंने एज इट इज लिखा। फिर मजीद इसमें बताएं, क्योंकि हम जब ये कह रहे हैं क्यू इनफाइनाइट पे चला गया, पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट पे चलेगी, तो एक्चुअली हमने बी क्या पुट कर दिया, 0। तो जब हम बी 0 पुट करेंगे तो आप देखो इस इक्वेशन में साइन हाइपरबोलिक क्यूब भी, तो एक्चुअली थीटा छोटा हो गया ना, साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा, ये हाइपरबोलिक में भी एप्लीकेबल होता है। और जब ये एंगल छोटा है तो कॉस की वैल्यू 1 हो जाती है ये कॉस की वैल्यू 1 हो जाती है, साइन की वैल्यू थीटा बन जाती है। तो आप साइन हाइपरबोलिक क्यूब बी की जगह पे लिख दो क्यूब भी, कॉस हाइपरबोलिक की जगह पे लिख दें 1। तो ये सारी इक्वेशन कुछ चेंज होने के बाद आपको इस तरह का रिजल्ट देगी, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2q के क्यू बी साइन के प्लस कॉस के इज इक्वल टू कॉस ऑफ के। ये कॉस और के कॉस में फर्क है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये स्मॉल के है, ये कैपिटल के है, आप उसको के प्राइम कह सकते हैं। क्यू क्यू से कैंसिल हो गया बाकी क्वेश्चन ये बन गया, क्यू स्क्वायर ए बी ओवर 2। ये मैंने ऊपर आपको बताया, क्यू स्क्वायर ए बी ओवर 2 का नाम क्या रख दिया, पी। तो ये p ओवर 2 के ए ये आ गया, क्यू स्क्वायर ए बी ओवर 2, यानी ये क्यू स्क्वायर ए बी ओवर 2 मैं अगर इसको मजीद क्लियर करूँ तो कुछ ऐसे, क्यू स्क्वायर ए बी ओवर 2, ये पोर्शन हमारा क्या नाम रख दिया हमने, p डिवाइडेड बाय के साइन ऑफ के। ये क्वेश्चन कुछ ऐसे बन, यानी आप देखो इसमें साइन भी आ रहा है, कॉस भी आ रहा है, दूसरा वेव फंक्शन भी आ रहा है। इस तरह का जो रीजन है ना, इसको फिर एक ग्राफिकली फॉर्म में नीचे डिस्कस किया हुआ है। ये जो ग्राफ इसका बना हुआ है, उस ग्राफ में ये मेरा ख्याल है कि आपने ये क्वांटम मैकेनिक्स में इस तरह ग्राफ कहीं ना कहीं देखा होगा, लेकिन उस ग्राफ की उन्होंने कुछ अपने तरीके से एक्सप्लेनेशन दी होगी, हमने कुछ अपने तरीके से एक्सप्लेनेशन दी इस मॉडल के अंदर। तो ये उसमें पी की वैल्यू 3π/2, ये ग्राफ सिर्फ पी की वैल्यू 3π/2 के ऊपर है। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे, फिर इसको कोई ग्राफिकली जैसे भी कोई सॉफ्टवेयर कह लें या जैसे उन्होंने बनाया, ये आपके पास सामने शेप नजर आएगी। अच्छा, इस शेप को थोड़ा सा डिस्कस जरूर करूंगा मैं, के ए हॉरिजॉन्टल पे रखें और पी ओवर के इसको वर्टिकल पे रखें, यानी साइन और कॉस दोनों चीजें यहाँ पे आ रही। तो आप ये देखो साइन भी है कॉस भी, आपको पता है जब हम एंगल 0 डिग्री पुट करते हैं तो कॉस 0 1 होता है और साइन की वैल्यू 0 हो जाती है। इससे ये ग्राफ आपका मीन से स्टार्ट नहीं होगा, एक्सट्रीम से स्टार्ट होगा। इस साइन के ए की वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो के ए साइन के 0 होता है, इसे कॉस के की वैल्यू 1 होती है। इससे आपका जो ग्राफ है वो पीक पे जाएगा, कॉस वाली से साइन वाली से जाए। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो एम्पलीट्यूड है डिक्रीज करे। ग्राफ बनाते वक्त इन चीज़ों का ख्याल आपने ज़रूर रखना है। मैं क्लियर करता हूँ कि आपका पहला ग्राफ यहाँ कहीं से है, ठीक है। अगले ग्राफ में देखो ये मीन से काफी हद तक नीचे आ गया, फिर ये और नीचे जाएगा, फिर ये और नीचे जाएगा, इस साइड से भी इस साइड से भी। तो आपके ग्राफ की जो एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए ये, फिर उसके बाद ये मजीद डिक्रीज करेगा दोनों साइड से। इसी तरह से नीचे भी देखो, नीचे भी एम्पलीट्यूड क्या हो रही है,
डिक्रीज हो रहे हैं। तो आपने शो ये करना है कि अटेनुएशन हो रही है, इसके शुरू में इसकी जो वाइब्रेशन है, शुरू में जो इलेक्ट्रॉन की एम्पलीट्यूड है बहुत ज्यादा होती है, आहिस्ता आहिस्ता उसने रेस्ट पे आना होता है। मतलब मैं अब इसको फिजिकली इंटरप्रेट करूं तो हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करें, जब वो अपने आयन कोर में से निकलता है तो वो बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील करेगा, लेकिन वो चंद एक कोलिजन्स होंगे, फिर वो अपनी एनर्जी का लॉस करेगा, और वो एनर्जी लॉस करता करता फिर वो रेस्ट कंडीशन पे आने की कोशिश करेगी। ये ग्राफ पीक पे जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो पीक है वो कम होती जाएगी। बाकी अगर आप ये वैल्यूज कहें कि वैल्यूज कहाँ कहाँ पे क्या क्या हो रही है, तो ये पाई है, ये 2 पाई, ये 3 पाई, 4 पाई, ये वैल्यूज इस पे पुट करते जाएंगे तो डिफरेंट वैल्यूज आती जाएंगी। खैर ये ग्राफ तो इसको शो कर रहा है कि ये असल में वो इलेक्ट्रॉन जब अपने पोटेंशियल वेल में था या किसी और में गया, या वो किसी और में गया या किसी और में गया, ये पूरे प्रोसेस का ये एक ग्राफ है जो उसने बहुत अच्छा इंटरप्रेट किया, और एक्सपेरिमेंटली ये ग्राफ कंफर्म माना गया आज तक। उसके बाद अगर आप मजीद थोड़े नीचे वाली चीज़ों को गौर करें, एक ग्राफ नीचे भी मैंने शो किया हुआ है, ये वाला, ये बड़ा रैंडम सा है, मतलब किसी को शेप भी वाज़ेह नहीं, लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज समझने वाली होती है। ये ग्राफ होता है के ए और एनर्जी के दरमियान। आप सिर्फ एक एक चीज बस बताऊंगा, ये पहली बात, ए इज इक्वल टू एच का स्क्वायर के स्क्वायर बाय 2, ये एक्चुअली पैराबोलिक इक्वेशन होगी। अगर पैराबोला तो ये ग्राफ मैं डॉटेड लाइन से शो किया हुआ, ये ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये भी इतना अहम नहीं, अहम ये है कि जो छोटी छोटी ये पट्टियां सी नजर आ रही, ये क्या चीज है, पहली दूसरी तीसरी, ये जो साथ साथ चलते हैं ना, ये वाले इसके दरमियान ये एक्चुअली एनर्जी गैप है, ठीक है। ये एनर्जी गैप होता है, यहाँ पे आपको एक गैप मिलेगा, दूसरा गैप यहाँ मिलेगा, तीसरा गैप यहाँ मिलेगा, चौथा गैप ऐसे, एंड सो ऑन। ये सारे के सारे ना छोटे छोटे गैप्स आते हैं। तो ये वाला जो ग्राफ है सिर्फ इस बात को एक्सप्लेन करता है कि ऐसा नहीं होता कि एक इलेक्ट्रॉन जब एक शेल से दूसरे शेल में जाता है तो वो दरमियान में कहीं स्टे कर जाए। डेफिनेटली पहले जहाँ पे था, अब वो जहाँ पे गया तो उसको दरमियान में कहीं ना कहीं एनर्जी गैप फील होगा। वो एनर्जी गैप इस ये छोटे छोटे जो पोर्शन है ये डिस्कस किए गए हैं। तो ये यहाँ तक आपका टॉपिक कंप्लीट, आगे फिर कोई और पार्ट स्टार्ट है। तो क्रोनिक पैनिक मॉडल डेफिनेटली लेंथी है, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आनी है आपको सॉल्व करते वक्त। मेन है कि वो जो अप्लाई करते हैं 4 इक्वेशन बनानी है ना, वो आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। ये ग्राफ चाहे आप इक्वेशन साइड ड्राइव करने के बाद डायरेक्ट बना दें, क्योंकि टाइम इतना नहीं होना है सारे के सारा लिखें, ग्राफ बना दे काफ़ी है। ठीक है जी, लो यहाँ तक इसमें आज का जो लेक्चर है हमारा कंप्लीट, और कल इंशाल्लाह बाकी कार्यक्रम तो हम इस चैप्टर को एंड करेंगे। तो अभी मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, उम्मीद है इंशाल्लाह किसी हद तक आपको समझ आ गई होगी। बाकी आप करोगे, मजीद सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह ये ज़्यादा क्लियर होगा।